तो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ आपको क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या फार्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ डिटेल में जान लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई द्विध्रुव आघूर्ण है तो उसके निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति क्या होता है, अगर ये द्विध्रुव है तो इस दोनों अवस्था को मिलाने वाली इस रेखा के इधर या इधर इस पॉइंट पे या इधर कहीं इस पॉइंट पे पूछ लिया जाए तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक है। निरक्षीय स्थिति क्या होता है? निरक्षीय स्थिति मतलब कि इस द्विध्रुव के परपेंडिकुलर में, सेंटर से परपेंडिकुलर में ऊपर किसी बिंदु पे या नीचे किसी बिंदु पे पूछ लिया जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में। ठीक है। यानी कि हमें यही देखना है। इसके इधर हम लोग देख लेते हैं अक्षीय स्थिति में कि यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी कोई बिंदु P पे। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन r क्यूब, यह था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मैं इन दोनों आवेशों की वजह से इसके सेंटर से ऊपर या नीचे यानी कि निरक्षीय स्थिति में कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। आइए, मान लिया कि ये कोई द्विध्रुव है। ठीक, ऐसे बना, ये प्लस का क्यू चार्ज है और ये माइनस का क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी सबको पता है कि अगर ये सेंटर है तो यहाँ से इधर की दूरी होगी L और यहाँ से इधर की दूरी होगी L, यानी कि दोनों के बीच की दूरी होती है 2L। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। किधर? निरक्षीय स्थिति में, यानी कि इन दोनों आवेशों के सेंटर के ऊपर किसी बिंदु पे P है, यहाँ पे कोई बिंदु P, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे। हमें पता है पॉइंट आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है यहाँ पे तो इसके वजह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो ध्यान से देखेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण में ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है। तो अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे, और दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, तो इस पूरे द्विध्रुव की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो यही हमें करना है, यही कंसेप्ट हमें लगाना है। तो आइए, मान लिया कि इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच की दूरी है r। ठीक है। कितनी है? सॉरी, ये दूरी दी है r। ठीक, ये L है और ये दूरी कितनी है r। इसके सेंटर से r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लिया इस चार्ज से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो कर्ण क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि ये दूरी हो जाएगा रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक। अब ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। बोलो कोई दिक्कत? यानी कि इसके वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे चार्ज कितना है? Q है, अपान यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी है? इतनी है, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रूट हट जाएगा, किसी भी संख्या का रूट में तो उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि इसके वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होगी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए, इसके वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इससे मान लिया कि ये दूरी कितनी होगी? ये भी L है, ये भी R है, यानी कि ये वाली दूरी भी क्या होगी? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। और इसके वजह से यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? इधर की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की दिशा में ही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसकी वजह से इधर ये E1 है और ये E2 है। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा? E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? यही है दूरी, तो रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलिए। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। निकालना है हमें इन दोनों का रिजल्टेंट। देखिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इनके बीच का कुछ एंगल है, मान लिया कि ये 2 थीटा है। कितना है? ये भी थीटा और ये भी थीटा, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? ध्यान से देखिए, एक इधर है E1
और एक इधर है E2, ये है थीटा, ये है थीटा। तो आइए इसका हम दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम E1 का देखेंगे। E1 का अगर मैं कंपोनेंट लूं तो थीटा की तरफ क्या आएगा, E1 का थीटा की तरफ क्या आएगा, E1 cos थीटा, और एक इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, E1 sin थीटा होगा। वैसे ही E2 देखो, E2 का अगर मैं इधर की तरफ कंपोनेंट लूं थीटा की तरफ तो ये भी क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा होगा, और इसका एक थीटा का विपरीत लगे तो क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। अब एक चीज ध्यान से देख रहे हो कि E1 और E2 दोनों बराबर है, 1/4 Q अपन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यहाँ भी है, और 1/4 Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यहाँ भी है, यानी कि ये दोनों तो बराबर है। यानी कि हम देख रहे हैं ध्यान से इस फॉर्मूले दोनों में समीकरण से कि E1 जो है वो बराबर है किसके, E2 के। यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी। E1 अगर E2 बराबर है और थीटा भी बराबर है दोनों, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बढ़ रही है उतने ही नीचे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि दोनों बराबर और विपरीत है। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस ये माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम है और इक्वल है, अपोजिट है, तो 0 हो जाएगा। अब देखो, अब इसका तो हम कंपोनेंट लिए तो इसका काम खत्म। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इधर आया है और एक इधर, ठीक है, यानी तो ये तो 0 हो गया, बचेगा ये दोनों। यानी कि अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, ई जो नेट निकालूं, ई नेट क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। पता है कि E1 E2 दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि E जो नेट होगा वो कितना हो जाएगा, E नेट कितना हो जाएगा, E1 E2 बराबर, यानी कि मैं 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा लिख सकता हूं मैं। यानी कि E नेट बराबर 2 इंटू ई का मान, E1 का मान उठा के यहाँ पे रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इंटू में क्या है cos थीटा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस फार्मूले में cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, बोलो cos थीटा का मान कितना होगा, बता सकता है cos थीटा। अगर मैं इन दोनों इस त्रिभुज की बात करूं, इस त्रिभुज के अंदर अगर देखो ध्यान से, ये थीटा है, ये वाला देखो ध्यान से, ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये 90 है। बोलो, ये और ये 90 डिग्री का एंगल है और ये पता है कि थीटा है, यानी कि ये वाला केवल कितना हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। 90 में इन दोनों को जोड़ के, तीनों को जोड़ के 90 में से घटा देंगे, यानी कि इन दोनों का योग भी 90 होगा, और ये 90 अकेला है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, यानी कि इसको 90 में से घटाएंगे तो थीटा ही तो आएगा, कोई दिक्कत। यानी कि अगर ये थीटा है तो सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो अगर मैं किसी त्रिभुज में, अगर किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, ये थीटा है और ये पता है कि L है, ये R है और ये हमें पता है कि रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है। तो अगर मैं इसमें cos थीटा लेता हूं तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यानी कि cos थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूँ, आधार कितना है, ये है आधार L अपन कर्ण क्या है, ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट में। यानी कि इस फॉर्मूले में cos थीटा की जगह पे 2 तो रख दिया हूँ मैं, E1 भी रख दिया हूँ, अब cos थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू उठा के रख दो, क्या हो जाएगा, इंटू में L अपन रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, E नेट बराबर, मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को 2QL को एक साथ लिख सकता हूँ मैं, 2Q इंटू L अपन में, देखो ये भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, ये भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, इसका पावर 1 है और इसका पावर क्या है, अगर मैं कोई संख्या रूट में है तो उसको लिख सकता हूँ x का पावर 1/2। अगर कोई भी संख्या रूट में है तो संख्या का पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है, अगर स्क्वायर रूट है तो। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो 1/3 लिखते, तो ये स्क्वायर रूट है, यानी कि इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के मैं इस पूरे संख्या का पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब देखो दोनों का बेस समान है और पावर अलग अलग है, तो पावर को कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल पर कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो कि 2QL हमें पता है कि P होता है, चूंकि 2QL जो होता है वो क्या होता है, P के बराबर होता है, नहीं द्विध्रुव होता है, द्विध्रुवाघूर्ण होता है। अब सबको पता है कि जो L है ना, जो L है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, ये द्विध्रुव क्या है,
द्विध्रुव के बीच की दूरी है एल, क्या है द्विध्रुव के बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की आधा दूरी है वो भी, और ये दूरी जो होता है ना बहुत ही छोटा है और उस पर से स्क्वायर भी है। तो अगर कोई संख्या छोटा है, चूंकि जो एल है वो वेरी 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 स्मॉल है किसके तुलना में, आर की तुलना में, तो इसलिए जो एल का स्क्वायर है वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर छोटी है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, हम देखिए यहाँ पे 0.1 है, इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 0.01। अब ये संख्या 0.1 थी, स्क्वायर किया तो 0.01 हो गई, यानी कि ये और छोटी हो गई। अरे बात समझ में, यानी कि याद रखिएगा अगर कोई संख्या बहुत ही छोटी है तो इसको वर्क करने पर और छोटी होती जाती है। ठीक है, यानी कि एल के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, एल स्क्वायर की जगह पे 0 और 2 की एल के जगह पे क्या रख देंगे p। तब क्या बन जाएगा फार्मूला, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे नोट करूँगा, पहले नोट कर लीजिए, मिटा दो ऊपर वाला ये वाला। देखिए अगर मैं इस फार्मूले में देखूं तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आज इट इज रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 की एल की जगह पे मैंने क्या लिख दिया p, और यहाँ पे अगर एल स्क्वायर की जगह पे 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर और इसका होल पावर 3/2। तो अगर किसी संख्या का पावर होता है ना तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 का जाएगा क्या बचेगा 3, यानी कि ई जो नेट होगा वो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपन आर का क्यूब। तो ये फार्मूला हमें मिल गया किसी द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब हम बात करेंगे कि इसकी दिशा क्या होगी, ई नेट की दिशा किधर होगी, यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में इधर की तरफ होगा, ये नेट इधर ही तो आ रहा है, ये ई नेट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर वाला तो 0 हो गया ना, ये और ये वाला क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो किधर बन रहा है, इधर, किधर इधर, और इधर क्या है प्लस से माइनस की तरफ, इधर से इधर है ना, इधर से इधर जा रहा है, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी, दिशा वो होगा धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक, तो अगर किसी द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति में पूछे तो हम लोग निकाल चुके हैं, निरक्षीय स्थिति के लिए ये रहा, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग पूछेंगे, पढ़ेंगे कि इन दोनों आवेशों के, इन द्विध्रुव के किसी आर कामा थीटा पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि जनरल केस क्या होगा, ना तो निरक्षीय स्थिति और ना ही अक्षीय स्थिति। अगर इन दोनों के अलावा कहीं पूछ दे तब कैसे निकालेंगे तो वो हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।